पेड़ के अंकुर यहीं फूटे। यह है गंज प्राथमिक शाला गाड़रवाड़ा। यहीं उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। कहते हैं हर एक योगी के अंदर एक राजा छिपा होता है, और इन्हें भी बचपन में प्यार से घर वाले राजा बुलाया करते थे। और राजा ने एक बार जिद पकड़ ली कि वो तो हाथी पर बैठकर स्कूल जाएगा, वरना स्कूल जाएगा नहीं। और वो वाकई तब तक स्कूल नहीं गया जब तक एक हाथी बुलाकर उस पर बिठाकर उसे स्कूल नहीं भेजा गया। वो हाथी पर बैठकर यहां स्कूल आए। आज भी लोगों में इसकी चर्चा अक्सर हो जाती है, और इस चर्चा को यादगार बनाने के लिए अब यहां पर बनाया गया है ये हाथी दरवाजा, ये बड़ा दरवाजा जिससे होकर हाथी अंदर आ सकता है। घर में शिकायतें आती, पिताजी और माँ सुन के हतप्रभ रहते, लेकिन समझते थे कि रजनीश शैतानी में अग्रणी है, तो उनको कुछ बोला नहीं करते रहे। ऐसे लोग भी चाहिए जो तुम्हें फिर तुम्हारे बचपन का निर्दोष निर्विकार चित्त दे दे। यही आंखें जो छोटे बच्चों के पास होती, वही आह्लाद, वही विस्मय, वही आश्चर्य विभोर चित्त की दशा है। प्राथमिक शिक्षा खत्म करने के बाद ओशो अब यहां मिडिल स्कूल में दाखिला ले चुके थे। यह है कक्ष क्रमांक 8, क्लास नंबर 8। इस कक्ष की दीवारें, यहां का फर्नीचर, यहां की हर एक चीज इस बात की गवाह है कि ओशो कितने ज़हीन स्टूडेंट थे। वो ऐसे सवाल करने शुरू कर चुके थे जो अब टीचर्स की समझ में नहीं आते थे। उनके जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और ये हर दिन की बात हो गई थी। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने अब उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी। ये पढ़ाई लिखाई के लिए जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो टीचर से सवाल करते बोलते, तो टीचर ही उनको जवाब नहीं दे पाते थे। तो अक्सर तो टीचर ही मतलब या तो वो रिटायर खुद चले जाते थे, इनको भगा देते थे। तंग आकर यहां के प्रबंधन ने नगर पालिका से सिफारिश कर दी कि इस लड़के को यहां स्कूल ना आने दिया जाए, लेकिन नगर पालिका ने हस्तक्षेप किया। कहा नहीं, ये प्रश्न परेशान करने वाले नहीं हैं, दरअसल वो एक ज़हीन बालक है, उसे पढ़ने दिया जाए। उन्होंने यहां पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की। इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लाकर वो अपने टीचर्स को हैरान कर देते थे। जब वो 8th क्लास के विद्यार्थी थे तो उस समय बिजली तो थी नहीं वहां पर, लालटेन या जिसको कंडील कहते हैं, उसी के प्रकाश में वो रात 1 बजे तक अध्ययन करते थे। हितकारिणी महिला महाविद्यालय जोन्सगंज जबलपुर, यह पहले हितकारिणी महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, और उसके पहले इसका नाम था सिटी कॉलेज। 1951 में 21 वर्ष की आयु में रजनीश ने यहां दाखिला लिया, लेकिन किताबी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। उनके सवालों ने यहां के प्रोफेसर्स को परेशान कर दिया, यहां तक कि यहां के प्रिंसिपल को उन्हें रेस्ट्रिकेट करना पड़ा। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। विद्यार्थियों के बीच कोई आंदोलन को जन्म देना है तो सो स्कूलों में हड़ताल करा लेते रहे हैं, और उनके ये शिक्षक सभी जानते थे इस बात को कि इस स्कूल में यदि हड़ताल हुई है और कोई राजनीतिक उथल-पुथल में कोई प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो हो ना हो इसके पीछे रजनीश का ही हाथ है। कोई बुद्ध पुरुष चुप तो ना जाएं, आते ही रहें। उनका धंधा यही कि आएं और सोयों को जगाएं, और सोने वालों का धंधा यही कि जगाने वाले जगाते रहें और वो सोए ही रहें। और उसके बाद रजनीश को दाखिला मिला इसी DN जैन कॉलेज में, लेकिन यहां पर भी कॉलेज के प्रोफेसर उनसे शास्त्रार्थ करने में कतराने लगे। उनके कक्षाओं में आने पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ इम्तिहान देने के लिए उन्हें यहां बुलाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल की ही तरह बगैर कक्षाओं में गए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उन्होंने सबको हैरानी में डाल दिया। आप जो भी टाइम पढ़ रहे हो उसमें तो यू जस्ट हैव ए लुक एट द पेज एंड टर्न इट, और इन बिटवीन अगर आपको है तो पेंसिल आपके हाथ में, आपने निशान लगा दिया। कोई सेंटेंस हो, कोई लॉजिक होगा, कोई आर्गुमेंट होगा, कोई सूत्र है, वो अंडरग्राउंड। और ये किताब अगर पढ़ के रख दी, अगर उन 3 दिनों में उन्होंने
30-40 किताबें पढ़ के किनारे रख दी थी तो बात तो बन गई। तो फोटो मेमोरी ही पढ़ सकती है। बाकी तो हिस्ट्री में हमें मैनकाइंड में ऐसा कोई व्यक्ति का नाम नहीं सुना कि जिसने इस तरीके से किताबें पढ़ी। 21 मार्च 1953 जबलपुर के भंवरताल गार्डन में मौलशी का यह पेड़, मौलशी के इसी पेड़ के नीचे समाधि में बैठे रजनीश को वो ज्ञान हासिल हो गया जिसकी तलाश में वो बचपन से भटक रहे थे। रजनीश नाम का यह अनोखा युवा अब सिर्फ रजनीश नहीं रह गया था, वो समाधि की गहराइयों में डूबने उतराने लगा था। उसे बुद्धत्व हासिल हो चुका था। यहां से उसे उस लंबे रास्ते में निकलना था जहां उसे हालातों से टकराना था। इस समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात करना था। लीग से हटकर इस योगी को एक ऐसी क्रांति समाज में लानी थी जिसकी छाप इस दुनिया में अमिट रूप से पड़ जाने वाली थी। उन्होंने कहा है कि मैं केवल जीवन का पाठ ही नहीं देना चाहता, मैं मृत्यु का पाठ भी देना चाहता हूं। रोज तो तुम नए जन्मते बच्चों को देखते हो, रोज तो तुम बूढ़ों की अर्थियां उठते देखते हो। कब तुम्हें समझ में आएगा कि जो जन्मा वह मरेगा, जो बना वह मिटेगा। ये बात दो घड़ी की, ये ताश के पत्तों का घर, अभी आया हवा का झोंका और अभी बिखर जाएगा। आचार्य रजनीश दुनिया को उस रहस्य से रूबरू कराना चाहते थे जिसे उन्होंने समझ लिया था। इसके लिए उन्होंने युवाओं को चुना। वो बतौर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर युवाओं को नए विचारों और ध्यान से प्रेरित करने लगे। असल में उन्हें तलाश थी उन सन्यासियों की जो ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने को तैयार हों, वो जिनके भीतर क्रांति घटने की कोई संभावना हो। उन्होंने कहा था कि मैं गांव-गांव घूमूंगा और जहां भी किसी आंख में ज्योति जल सकती है, दिखाई पड़ता है मुझे, मैं उस पर पूरा मेहनत करूंगा, तैयार हूं। मैं असफल नहीं मरना चाहता, मैं कुछ करके जाना चाहता हूं। युवक क्रांति दल ध्यान का एक आंदोलन चलाना चाहता है पूरे भारत में। एक एक युवक के पास ध्यान की क्षमता होनी चाहिए। एक एक युवक के पास मेडिटेशन की विधि होनी चाहिए। जब चाहे तब अपने गहरे से गहरे प्राणों में प्रवेश कर सके। वो जब चाहे तब अंतर के द्वार खोल सके और अंतर के मंदिर में प्रविष्ट हो सके। जितने जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना शुभ है कि यहां कुछ भी हमारा नहीं, यह पड़ाव है, मंजिल नहीं। रात भर विश्राम कर लो लेकिन सुबह चल पड़ना है। माना कि हमें पता नहीं कहां से हम आए और माना यह भी कि हमें पता नहीं कहां हमें जाना, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि एक दिन था हम यहां नहीं थे और यह भी बात उतनी ही सुनिश्चित एक दिन फिर होगा और हम यहां नहीं होंगे। धीरे धीरे आचार्य रजनीश के सन्यासियों की तादाद बढ़ने लगी, उनके प्रवचनों का दायरा फैलने लगा और साथ ही साथ विदेशी भक्तों की तादाद भी बढ़ने लगी। मगर इसी सबके बीच ओशो लगातार अपने प्रवचनों से प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार कर रहे थे और इससे कुछ लोग तो प्रभावित होकर उनके साथ चल दिए, मगर कुछ तिलमिला भी उठे।
सीधे सीधे जो एस्टैब्लिश धर्म थे उनका विरोध किया, उनकी जड़ों में खोद दिया कि इनकी जड़ें ये हैं, तुम देख लो इनके पास न्यूट्रिशन नाम की क्या चीज है। मैं तो शास्त्र विरोधी, जरूर मैं उन सत्यों का समर्थन करता हूं जो मैंने अनुभव किए। शास्त्रों में है इसलिए समर्थन नहीं करता, मैंने अनुभव किए। और अगर शास्त्र भी उनके समर्थन में तो जरूर मैं शास्त्रों की पीठ भी ठोंक देता हूं कि बच्चा ठीक कहते हैं। सन 1970 में जून के महीने में आचार्य रजनीश अपना गांव, अपना शहर छोड़ मुंबई आ गए। मुंबई के पेडर रोड में ये वही वुडलैंड टावर है जिसके पहले माले पर उन्होंने 4 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा। आचार्य रजनीश मुंबई एक खास मिशन पर आए थे। यहाँ आकर उन्होंने एक युवा क्रांति दल का निर्माण किया। इस क्रांति दल का मकसद था युवाओं को चेताने का। इसके साथ ही उन्होंने संन्यास की एक नई धारा की भी शुरुआत की। रजनीश के भक्तों के लिए उन्होंने नारंगी रंग का चोला और साथ ही गले में अपनी ही तस्वीर वाला लॉकेट पहनना अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, उनके भक्तों का नाम भी बदल दिया जाता था और फिर उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाता था। उस टाइम तो 15-20 हजार लोग उनको सुनने आते थे बम्बई में क्रॉस मैदान में। मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। आया है पशुओं के जगत से, मगर लेकर आया है गीत बुद्धों का। गाना है वही गीत, तभी संताप मिटेगा, तभी चिंता टूटेगी, तभी ये बिखराव हटेगा। हम इस दुनिया में जरूर हैं, मगर हम इस दुनिया के नहीं। हमें आगे जाना, हमें पार जाना। पार का बुलावा प्रतिपल आ रहा है, दूर का किनारा पातियों पर पातियां भेज रहा है। कब तक अनसुनी करोगे, कब तक पीठ किए रहोगे?